और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। स्क्रूटनी रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ है कि स्टेट बैंक ने इंकिशाफ किया कि पीटीआई के 65 अकाउंट्स हैं। बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ अतियात मौसूल हुए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में अतियात से मुतालिक गलत मालूमात दी गई हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ये चीज़ें भी जाहिर हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। स्क्रूटनी रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। स्टेट बैंक ने इंकिशाफ किया कि पीटीआई के 65 अकाउंट्स मजमूई तौर पर हैं। बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ अतियात मौसूल हुए हैं। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में अतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात दी गई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील ने यह भी कहा था स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से कि ये रिपोर्ट जाहिर न की जाए, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि हम किस तरह से किसी को रोक सकते हैं कि वह रिपोर्ट के मंदरजात पब्लिक न करे। तो अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन कमीशन में 53 अकाउंट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीज़ें छुपाई हैं। अमीर अब्बास सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, बहुत शोर था इलेक्शन कमीशन में तमाम सियासी जमातों के हवाले से। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बहरहाल अब सामने आ गई है। तकरीबन 53 अकाउंट्स हैं जिसको जाहिर नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा ख़तरा हो सकता है इलेक्शन कमीशन में, ये जो मामला अब उठा है पीटीआई के लिए। जी बिल्कुल, आप उसमें ये देखिए कि तहरीक-ए-इंसाफ को मुसलसल कोशिश कर रही थी कि कोई ये केस डिले होता रहे। दूसरा, तहरीक-ए-इंसाफ ने ये कोशिश की कि जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी पब्लिक न किया जाए। और फिर आपने देखे कि इस केस को शुरू हुए भी 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला नहीं हो पा रहा था। और इमरान खान साहब जो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और वो उन्होंने खुद ये कहा कि मेरी काबीना से और मेरी हुकूमत से शुरू होगा और फिर किसी और का इंतखाब होगा। तो मुसलसल ये पिछले 4-4.5 साल से जब से ये इलेक्शन कमीशन में है, तो तहरीक-ए-इंसाफ की बाकी मदद में इसमें काफी हद तक झोल नजर आता है और इस केस को स्लो करने की कोशिश जो है, जिसे गो स्लो पॉलिसी कहते हैं, वो नजर आती है। लेकिन बहरहाल इसमें एक ना एक दिन कंक्लूड हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन की जमातों का भी केस तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। पीपल्स पार्टी वो भी अपने केसेस को गो स्लो पॉलिसी पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इनके खिलाफ केस किया, जब ये मुश्किल में है तो उन्होंने इनके खिलाफ केस कर दिया। तो जब उनकी तफसीलात सामने आएंगी तो आप देखेंगे कि वो भी बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर इरेगुलरिटीज या मैल फंक्शनिंग या मैल इंटेंशन जो है वो तकरीबन दोनों केसेस में नजर आएगी। अब इसका देखना ये होगा इसमें कि इसकी रिपरकशन क्या हो सकती है, यानी क्या ये मामला तहरीक-ए-इंसाफ की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जा सकता है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ एक पार्टी जो है असरात कैसे पड़ेंगे हुकूमत के ऊपर और किसी पार्टी की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका रेफरेंस भेजा जाता है हुकूमत के पास और फिर हुकूमत उसको आगे सुप्रीम कोर्ट भेजती है, जबकि हुकूमत खुद तहरीक-ए-इंसाफ की है। तो ये अब ये सब समझे कि बच चुका है, खासतौर पर जो कि ऑपोजिशन के हाथ इस वक्त क्रिटिकल मोमेंट पे लग गया है हुकूमत के खिलाफ। अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहेगा। नज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बाकी जमातों के हवाले से तो चीज़ें सामने जब आएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो चीज़ें सामने आ गई हैं कि 53 अकाउंट्स हैं जिनको जाहिर नहीं किया गया। तकरीबन 63 के करीब अकाउंट्स हैं जो स्टेट बैंक बता रहा है कि जिसमें जो रकम आई है। और अब जो स्क्रूटनी कमेटी की ये रिपोर्ट है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन में खासी मुश्किल पैदा हो सकती है? नहीं, हालात तो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात के जो नतायज जो हैं वो इस बात पर होंगे कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, वो क्या फैसला करती है। असल मसला ये है कि जिस तरह से ये आए हैं, क्या इसी तरह इनके इक़्तिदार को बरकरार रखने की बात होती है या इनकी ये जो
इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अलावा जो नाकामी है गवर्नेंस में और डिलीवरी में और कुछ डिलीवर करने में, उसको सामने रखकर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है कि नहीं होती है। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत कुछ पहले भी दिया जा चुका था, अकबर एस बाबर दे चुके थे, अब स्टेट बैंक ने नए इंकशाफात कर दिए हैं। तो अब देखना यह है कि ये जो कल आकर एक वजीर साहब जो है भाषण दे रहे थे, वो शायद उनके इल्म में आ गया था कि स्टेट बैंक एक ऐसी डॉक्यूमेंट देने जा रहा है जिससे ये फरार का रास्ता नहीं मिल सकेगा, और यकीनन इनके पास फरार का रास्ता नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला और इस मामले में कोई रियायत नहीं करता है और जुडिशियल फोरम पर भी अगर इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखा जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत बच पाएगी। लेकिन इसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इतने हकीकी चीजें हैं और इतना मुल्क के साथ होने वाला एक बहुत बड़ा ढकोसला है जिसका इंकशाफ किया है स्टेट बैंक ने। अब आगे क्या चीजें सामने आती हैं, 1 अरब 64 करोड़ के एहतियात जो हैं वो सामने नहीं लाए गए, ये चीजें जो हैं छुपाई गई हैं। बहरहाल ये देखना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और फैसला करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है और उसे फैसला करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो आपको लगता है कि लगारी साहब कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा? क्योंकि जब कोई इलेक्शन कमीशन इस तरह का फैसला करता है तो फिर वुज़रा के बयानात भी बड़े अजीब होते हैं, फिर बाद में इलेक्शन कमीशन से माफियां भी मांगी जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को जो लोग पहले बहुत बातें करते थे, उनकी बातें तो बहरहाल किसी ना किसी तरह मैनेज की गई कि उनको रोका गया है। अगरचे मैं लोगों की आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के खिलाफ हूँ और किसी सूरत में नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी को इस बात की भी इजाजत नहीं दे सकता हूँ कि वो कत्लेआम की, लूट मार की, ढकोसले की और लोगों के फंड्स की रकूम की गबन करने की और अपने कानून के तकाजे के मुताबिक अपने असासे छुपाने की, अपने अकाउंट्स को छुपाने की, आप ये कानून की आड़ तो नहीं ले सकते ना, आज़ादी इजहार की आड़ तो नहीं ले सकते कि अगर मैं चोरी करूं, अगर मैं कोई कत्ल कर दूं, अगर मैं कोई डकैती मारूं और आप कहें कि जनाब इसकी आज़ादी राय है, ये इसको जरा डिफेंड किया जाए, तो उसको डिफेंड मैं कैसे कर सकूंगा? मुझे नहीं मालूम है कि अगर इसको डिफेंड किया जाता है या इस पर जो है शोर मचाया जाता है तो उसकी क्या हैसियत होगी। एक जमात जिसने करोड़ों अरबों का छुपा और वो कहते दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और अपने बारे में जो है वो जब इतनी चीजें सामने हो जाए और वो इदारे जो जिनकी जो है वो शक व शुबा से बालातर है इंटीग्रिटी, मैं बहुत सी चीजों में स्टेट बैंक के जो अख्तियारात मिलने वाले जो और चीजें उनके हक में नहीं हूँ, लेकिन स्टेट बैंक का जो स्टेटमेंट है वो तो स्टेटमेंट तो बहुत वाज़ेह है। उस वाज़ेह स्टेटमेंट के बाद अगर इलेक्शन कमीशन खामोशी अख्तियार कर लेता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो ये समझा जाएगा कि इदारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा प्रोलॉन्ग किया इस केस को, चैलेंज बार बार किया जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के मामलात को भी। बहरहाल अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन कानून के मुताबिक होता है। लेकिन अमीर अब्बास, दूसरा मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ और वहाँ दावा किया कि उन्होंने भी अकाउंट्स छुपाए। अभी कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर वो गुफ्तगू भी करके गए हैं। तो अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीज़ें सामने आ गई उस पर होगा तो बाकियों के भी कोई 1 अकाउंट 2 अकाउंट हुए तो फैसला तो एक जैसा होगा। तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं 2-3, उनका तो पाबंदी का मामला हुआ तो फिर यकसर चेंज हो जाएगा पाकिस्तान का सियासी और इंतखाबी अमल। ये तो बड़ी आपने दिलचस्प सूरत हाल बना दी है मुदस्सिर। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमाम में सब दंगे, यानी अगर इरेगुलरिटीज है तो वो किसी एक जमात ने नहीं की, वो बाकी जमातों के फंडिंग में भी है। और शहबाज शरीफ साहब के जो और उनके साहबजादों के जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहे हैं उनको भी पार्टी फंडिंग के साथ किसी मोड पर लिंक किया गया था कि शायद ये पैसा पार्टी फंडिंग की सूरत में मिला था हमें।
तो तीनों बड़ी पार्टीज जो है, अच्छा उसके अलावा जो कुछ छोटी पार्टीज है उनके पास तो इतनी बड़े पैमाने पर फंडिंग होती ही नहीं है। अगर उनकी फंडिंग हो रही होती तो वो भी मुल्क की बड़ी कौमी जमातें बन सकती थी। एमक्यूएम की फंडिंग का तो एक और ही माशाल्लाह माजी रहा है, और वो बड़ा भयानक माजी रहा है। लेकिन उस पार्टी की फंडिंग के ऊपर कभी किसी ने इस मुल्क में सवाल नहीं उठाया, वो दरअसल किसी ने एतराज नहीं किया, और वो तो खड़े खड़े। अच्छा अमीर, चाहेंगे आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए, ये कानून ना बड़ा ज़रूरी है। जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस, स्टेट बैंक की स्टेटमेंट सामने आ गई है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है ये केस? कानून क्या कहता है इस पर? देखिए बात यह है कि नेचुरली अगर कोई पैसा मुल्क में आया है तो स्टेट बैंक को तो पता होगा कि पैसा है। तो अगर स्टेट बैंक की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है कि पैसा आया है जिसका कि पहले कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तो इससे ये लगता ऐसे ही है कि शायद कि डिक्लेरेशन जो थी वो सही नहीं थी। अब क्यों सही नहीं थी ये मैं नहीं कहूँगा, उसकी कोई वजूहत हो सकती है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट लगता ये है कि शायद डिक्लेरेशन सही नहीं है। अगर तो डिक्लेरेशन सही नहीं है तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप फंडिंग आपकी गलत हो तो पार्टी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, शायद उस्मानी साहब दो इस पे जानना चाह रहे हैं। एक चीज़ है कि जिस चीज़ को छुपाया गया इलेक्शन कमीशन में, चाहे वो अकामा हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो फंडिंग हो, तो एक मामला वो है। एक है कि ऐसे अनासिर से, ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान कहा जाए कि वो बैन है या पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है, वहाँ से फ़ंड आने वाले, तो ये दो अलग अलग चीज़ों को रखा जाएगा या कानून एक ही है कि अगर कोई चीज़ छुपाई गई है, चाहे वो अकामा हो, चाहे वो डिग्री हो या फिर वो फंडिंग हो, तो सारे के सारे के ऊपर एक ही तरह का कानून लागू होगा? कानून तो एक ही लागू होगा। ये साबित करना कि जिसने ये पैसे दिए थे, जो कि कहा जाता है जिसने गलत दिए थे, वो उसका पाकिस्तान का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था या वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, ये एक बहुत लंबी बहस होती है। उसमें अदालतें या इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ एक बेसिक पॉइंट पर जाएगा कि डिक्लेरेशन सही हुई है कि नहीं सही। सदर के तौर पर पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होती है चेयरमैन के तौर पर, तो शायद उस्मानी साहब क्या सिर्फ पार्टी जो है वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकती कानून के मुताबिक, या जो उसके सरबराह या चेयरमैन या सदर वो उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन उसी तरह से हो सकती है जैसे हमने माजी में डिग्रीज पर होती देखी है या अकामास पर होती देखी है? देखिए वो और बात है, अकामा वाला जो बता के वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसका ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर रही है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा जी वो चैलेंज हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमें ज्वाइन करें, इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब, अब ये जो मामला है तहरीक इंसाफ का ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस जिसमें स्टेटमेंट सामने आया है स्टेट बैंक का, अब इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जब ये हकायक बिल्कुल सामने आ गए हैं और बाकायदा इसकी ओपन जो है बहस भी होनी है, दो पार्टियों के फरकैन को सुना भी जाएगा और हर पार्टी जो है अपने डिफेंस में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अगर तमाम हकायक के बाद ये बात साबित हो जाती है कि ये हकीकतन जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है वो हकायक पर मबनी है और उन्होंने बाकायदा बैंक अकाउंट भी पोशीदा रखे और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग आई है तो वो भी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। वो अपने हमारा पॉलिटिकल जो हमारा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसका सेक्शन 204 के तहत पहली कदम भी उठाएगा कि वो तमाम ममनुआ फंडिंग भारतीय सरकार स्टेट बैंक के खाते में जमा करवा देंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल में क्या जो भी पार्टी हो क्या उसका लाइसेंस भी मुअत्तल किया जा सकता है? नहीं, उस नंबर 2 जिस वक्त जब ये फॉरेन जो फंडिंग जो है जो ममनुआ करार दे के जब्त हो जाती है फिर उसका सिंबल जो है उसका सिंबल जो है वो वापस लेने के इसके पास इख्तियारात है। वो भी सेक्शन 215 में लिखा है कि अगर उनके साबित हो जाता है कि ये फॉरेन फंडिंग के तहत
इनकी बकायदा फंडिंग आई है वो साबित हो जाता है, ममनुआ करार दिया जाता है, तो फिर उसका जो सिंबल है, सिंबल वो विड्रॉ हो जाए। जिस पार्टी का सिंबल विड्रॉ हो जाए तो वो पार्टी जो मैनों में दीगर लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वो फिर तहलील हो जाती है, उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। सही। अच्छा कुमार साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है फिर उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है अगर वो सिंबल जो है वो उसका कैंसिल किया जाए, या फिर अहकाम दे दिया जाए कि ये जितनी भी ममनुआ फंडिंग है वो स्टेट बैंक के खाते में जमा करवाई जाए। इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में सर किया जाएगा फिर अगर ऐसा फैसला आता है? दुरुस्त है, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, वो भी कानून ने हर तरह की इजाजत दी हुई है ना। उसका जो सेक्शन 214 है उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह का कोई फैसला जो आ जाता है तो फिर मुतासिब जो पार्टी, अफेक्टेड पार्टी जो है जिसके खिलाफ फैसला आता है या जिसके हक में खिलाफ फैसला आ जाता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 दिन डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से सही। कुमार साहब, डिस्क्वालिफिकेशन या सदर या चेयरमैन जो भी पार्टी को लीड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कागजात में, उनकी आईनी हैसियत क्या रह जाती है? उसमें थोड़ा सा इन्होंने जब इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 बदला था जी, तो उनमें पहले जो हमारा जो था बकायदा पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का जो पहला आर्डर था उसमें लिखा होता है कि क्योंकि पार्टी का सरबराह एक दस्तखत करके ये हल्फिया बयान देता है कि जो इसके अंदर हकायक हैं वो दुरुस्त हैं, तो वो अगर वो ये भी वो जो पार्टी जो है मुतासरीन तो नहीं बाकी मुखालिफ पार्टी जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि जनाब इस पार्टी या इस पार्टी के सरबराह ने जो कागजात जमा कराए उसमें हल्फिया बयान को नहीं लिखा गया, जो जब जमा कराए गए वो हकायक की बरक्स है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही फैसला करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अब इस सारे अमल को किस तरह से देखते हैं। अभी तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।